नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। हाथरस हत्याकांड पर लखनऊ विधानसभा में हंगामा हुआ है। हाथरस कांड पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाथरस कांड ने टोपी पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या सपा का आरोपी के साथ संबंध नहीं है? सपा सच को स्वीकार नहीं कर रही है। आरोपी की फोटो सपा अध्यक्ष के साथ है। अलीगढ़ में बैनर पोस्टर एक दिन में नहीं लगे हैं। मैंने मासूम बच्चे की आवाज सुनी। आज प्रदेश के अंदर रोजगार मिल रहा है। बुंदेलखंड में पाइप पेयजल योजना लागू की गई है। लोग अच्छी सड़क और साफ पानी चाहते हैं। प्रवासी कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार मिला है। तो विधानसभा में आज जो तस्वीर सामने आई है, लखनऊ हाथरस हत्याकांड पर ही विधानसभा में हंगामा देखने को मिला है, जहां हाथरस कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर सवाल खड़े किए कि हाथरस कांड ने टोपी पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या सपा का आरोपी के साथ कोई संबंध नहीं है? सपा सच को स्वीकार नहीं कर रही। आरोपी की फोटो सपा अध्यक्ष के साथ है। अलीगढ़ में बैनर पोस्टर एक दिन में नहीं लगे हैं। तो वहीं मैंने मासूम बच्चे की आवाज सुनी है। आज प्रदेश के अंदर रोजगार मिल रहा है। बुंदेलखंड में पाइप पेयजल योजना लागू की जा चुकी है। लोग अच्छी सड़क और साफ पानी चाहते हैं। तो वहीं प्रवासी कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार मिला है। इधर यूपी की कानून व्यवस्था पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, हाथरस में छेड़छाड़ को लेकर हत्या हुई। एक लड़की के पिता की हत्या कर दी गई। बुलंदशहर में लापता बच्ची का शव मिला है। हर रोज कोई ना कोई परिवार न्याय मांग रहा है, लेकिन न्याय मिल नहीं पा रहा है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए प्रियंका गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि हाथरस में छेड़छाड़ को लेकर यहां हत्या कर दी जाती है। एक लड़की के पिता की हत्या कर दी गई। तो वहीं बुलंदशहर में लापता बच्ची का शव मिला है। हर रोज कोई ना कोई परिवार न्याय मांग रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमराई थी। लखनऊ में अश्लील टिप्पणी का विरोध करना भारी पड़ा है। मिशन शक्ति अभियान के तहत जहां महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा किया जा रहा है, वहीं लखनऊ में सगी बहनों के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और अभद्रता की घटना सामने आई है। स्कूटी से जा रही सगी बहनों का पॉलिटेक्निक चौराहे से पीछा कर रहे शौदों ने पिटाई की। सरेआम सड़क पर युवतियों के बाल पकड़कर उन्हें घसीटा गया और फिर शौदे वहां से भाग निकले। गुडम्बा निवासी पीड़ित बहनों ने गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। युवतियों ने कार सवार युवकों से दोबारा कमेंट नहीं करने की हिदायत दी थी। शौदों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने दोबारा इनका पीछा किया। इसके बाद कार से स्कूटी में टक्कर मार दी। दोनों बहनें सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इसके बाद आरोपियों ने कार से उतरकर दोनों पर हमला बोल दिया। सड़क पर सगी बहनों के बाल पकड़कर घसीटते रहे और पुलिस वहां से नदारद थी। दूर दूर तक पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। खास बात तो ये थी कि युवतियों ने फोन निकालकर डायल 112 को सूचना देने की कोशिश भी की, तो उनका मोबाइल ये शौदे वहां से छीन कर ले गए। न सिर्फ मारपीट की जाती है, न सिर्फ पहले पप्पियां कसी जाती है, लेकिन किस तरह से इन्हें सड़क पर घसीटा जाता है, इनके साथ मारपीट होती है और जब फोन करने की कोशिश की जाती है तो फोन भी छीन कर ये लोग फरार हो जाते हैं। सांसद पुत्र पर फायरिंग की फिल्मी स्क्रिप्ट। जी हां, यूपी में एक सांसद पुत्र ने खुद पर फायरिंग कराने की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि हर कोई चकित हो गया है। हुआ कुछ यूं कि बुधवार तड़के भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बाइक सवार कुछ बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि आयुष ने ही खुद पर हमला करवाया था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया यह हमला खुद आयुष ने अपने साले से करवाया है। पुलिस ने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। वहीं लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर का पुत्र है आयुष। आयुष मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था और तभी फायरिंग की गई। पुलिस ने छानबीन की तो कहानी कुछ और ही निकली है। पूछताछ में आदर्श ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कुछ लोगों को फंसाने का प्लान था और इसलिए ये पूरी साजिश यहाँ पर रची गई थी। सिर्फ कुछ लोगों को फंसाने के लिए ही आयुष ने ये पूरी प्लानिंग रची। खुद पर फायरिंग करवाया उसके साले से, जिसके बाद उसे अस्पताल में भी ले जाया गया। इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन पुलिस जब तह तक पहुंची तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि खुद आयुष ने ही खुद पर हमला करवाया था, अपने साले से हमला करवाया था और सिर्फ इस वजह से कि किसी और को इस मामले में फंसाया जा सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खौफनाक वारदात हुई है। सिरफिरे ने पत्नी व 2 बेटियों के हथौड़े से मारकर हत्या की। एक बेटी गंभीर है। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर जिले के नगर क्षेत्र के शिकारपुर में मोहल्ला अम्बेडकर नगर की एक घटना बताई जा रही है। अभी हत्या के कारणों का हालांकि पता नहीं चल सका है, वजह सामने नहीं आई है। हत्या करने के बाद आरोपी जरूर फरार हो गए।
फॉरेंसिक की टीम भी अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तलाश आरोपी की जा रही थी, आखिर वो वजह क्या थी, क्योंकि वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। जिस तरह से बुलंदशहर में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, सिरफिरे ने अपनी पत्नी को और 2 बेटियों को हथौड़े से मारकर उनकी हत्या कर दी और एक बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। बुलंदशहर जिले के नगर क्षेत्र के शिकारपुर मोहल्ले अंबेडकर नगर की यह घटना है। इधर बॉलीवुड स्टार आमिर खान को नोटिस दिया गया है। यूपी में तांडव और मिर्जापुर के बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान विवादों में है। फिल्म में जाति विशेष को अपमानित कर मानहानि करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये मामले में पुनरीक्षण याचिका को जिला जज मदन पाल सिंह ने स्वीकृत कर लिया है। कोर्ट ने आमिर खान समेत 4 के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। आमिर एवं अन्य को अपना पक्ष रखने के लिए 8 अप्रैल की तारीख दी गई है। याचिकाकर्ता हंसराज चौधरी ने फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा, अभिनेता आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया था। फिल्म के ट्रेलर में मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्द से संबोधित कर अपमानित किया गया था। प्रदीप निषाद, ब्रजेश निषाद, संजीव नागर, मनोज नागर आदि ने 30 अक्टूबर 2018 को सोशल मीडिया पर इसे देखा, जिससे वादी व गवाहों की भावनाएं यहां पर आहत हुई हैं और अब इस मामले में नोटिस दिया गया। अभिनेता आमिर खान को इनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया था और उसके बाद अब जाकर उन्हें नोटिस दिया गया है इस मामले में, इस परिवार पर। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 6 जिलों के डीएम और 4 मंडलों के आयुक्त बदले गए हैं। 3 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों की तैनाती में यहां पर फेरबदल किया गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर तबादलों की जानकारी नहीं दी गई। संजय गोयल को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं प्रयागराज के मंडलायुक्त आर रमेश कुमार को बरेली भेजा गया। रणवीर प्रसाद को बरेली के मंडलायुक्त पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह को मेरठ का मंडलायुक्त यहां पर बनाया गया है। तो बेहद अहम खबर, जहां योगी सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 6 जिलों के डीएम और 4 मंडलों के आयुक्तों को बदला गया। 3 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों की तैनाती में फेरबदल किया गया, लेकिन औपचारिक तौर पर तबादलों की जानकारी अभी नहीं दी गई। संजय गोयल को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त बनाया गया है, तो प्रयागराज के मंडलायुक्त आर रमेश कुमार को बरेली भेजा गया। इधर रणवीर प्रसाद को बरेली के मंडलायुक्त पद से हटाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह को मेरठ का मंडलायुक्त बनाया गया। मेयर और कमिश्नर की नूरा कुश्ती में मेयर को जीत मिली है। जी हां, बरेली मंडल की कमान अब आर रमेश कुमार को सौंपी गई है। बरेली कमिश्नर रणवीर प्रसाद को यहां से हटाया गया है। विकास कार्यों को लेकर काफी चर्चा में रहे थे बरेली कमिश्नर और मेयर उमेश गौतम। अब इसको लेकर लोग मेयर उमेश गौतम की जीत से जोड़कर इसे देख रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे कमिश्नर हैं जिन्हें मेयर के सामने हारना पड़ा। मेयर खुले मंच से मीडिया के माध्यम से भी कई बार आरोप लगा चुके थे। कमिश्नर स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों में रोड़ा बन रहे हैं, जिसकी वजह से काम यहां पर स्लो चल रहा है और मुझे और मेरी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस नूरा कुश्ती में मेयर उमेश गौतम को जीत मिली है। अब आईएएस आर रमेश कुमार आयुक्त हो गए। प्रयागराज मंडल को बनाया गया है आयुक्त बरेली मंडल। तो ये जो फेरबदल हुआ, हालांकि तबादले किए गए हैं, लेकिन इसे कहीं ना कहीं सोच देखा जा रहा है कि एक बार फिर इस मामले को लेकर माना जा रहा है कि मेयर की जीत हुई है। इधर कुशीनगर में गांव की बेटी का जोरदार स्वागत किया गया। मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह का हाटा में भव्य स्वागत हुआ। परिजनों ने आरती उतारकर फूल मालाओं से सम्मान किया है। अपनों का प्यार और परिजनों के स्वागत से अभिभूत हुई मान्या। मान्या ने कहा कि कोई भी मुकाम पाने के लिए संघर्षों से पीछे ना हटे। पिछड़े क्षेत्र की लड़कियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि खुद पर विश्वास और अपने से प्यार करना लड़कियों को सीखना होगा और ये जरूरी भी हो गया है। तो कुशीनगर में जब गांव की बेटी पहुंची तो जोरदार स्वागत पूरे गांव ने किया है। मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह का हाटा में भव्य स्वागत किया गया है, जहां परिजनों ने न सिर्फ आरती उतारकर फूलमालाओं से उसका स्वागत किया, बल्कि अपनों का प्यार और परिजनों के स्वागत से यहाँ पर मान्या अभिभूत भी नजर आई। मान्या ने कहा कि कोई भी मुकाम पाने के लिए संघर्षों से पीछे न हटे। पिछड़े क्षेत्र की लड़कियों को संदेश देते हुए कहा, मैसेज देते हुए कहा कि खुद पर विश्वास और अपने से प्यार करना लड़कियों को सीखना होगा। इधर लखनऊ में पुस्तक मेला की तैयारियों के बीच स्मृतियां भी ताजा होने लगी है। पुस्तक मेला 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब सेल्फी पॉइंट बन गई थी। अहमदाबाद के अपूर्व शाह की किताब की आदमकद प्रतिकृति लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई थी। अपूर्व शाह इस बार अलग अलग साइज में मिनी गीता का सेट लेकर आ रहे हैं, जो पुस्तक मेला में विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। अपूर्व बताते हैं, कोरोना ने हर किसी को परेशान किया। लॉकडाउन ने सोचने का मौका दिया कि जीवन में कुछ भी करो, लेकिन मन की शांति तो धार्मिक पुस्तकों से ही मिलती है। तो इधर किताब की बात कर ले तो प्रतिकृति लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई थी। जिस तरह से अपूर्व शाह की एक किताब आई, पुस्तक मेला 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब है ये सेल्फी पॉइंट।
बन चुकी है। अहमदाबाद के अपूर्व शाह ने इस किताब को लिखा। वही प्रतिकृति लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनी है। अपूर्व शाह इस बार अलग अलग साइज में मिनी गीता का सेट भी लेकर आ रहे हैं इस पुस्तक मेला में, जो विशेष आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। लखनऊ जेल में कैदियों को बांटी गई है कॉपी किताब। कैदी शिक्षित और नेक इंसान बनाना है इनका मकसद। जिला कारागार कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में ये कॉपी किताब बांटी गई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैदियों को शिक्षा में इससे जोड़ने का आह्वान किया गया और कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही कैदियों की सोच में बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा अगर होगी तो कैदी अपराध की दुनिया से नाता तोड़कर अपने परिवार का, समाज का और देश का भला सोच सकते हैं। 100 से अधिक कैदी इससे लाभान्वित हुए हैं। कैदियों की इच्छा के अनुरूप उनको शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी। जो कैदी जैसी भी शिक्षा चाहता है उसे मिलेगी वो। और ये कहना भी यही है कि जब तक कॉपी किताब बांटी गई लखनऊ जेल में कैदियों को, और कैदी तभी शिक्षित होंगे, नेक इंसान बनेंगे और इन्हें यही बनाना मकसद भी है। और इसी मकसद के तहत ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर जिला कारागार कानपुर में कार्यक्रम में कॉपी किताब इन कैदियों को बांटी गई। क्या कानपुर को जल्द मिलेगी मेट्रो? यूपीएमआरसी के निदेशक कुमार केशव कानपुर में है। मेट्रो की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। मोती झील से लेकर आईआईटी तक मेट्रो स्टेशनों का उन्होंने निरीक्षण भी किया। कल्याणपुर और एसपीएम मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म का काम भी पूरा हुआ है। आईआईटी, कल्याणपुर और एसपीएम के सारे टेक्निकल रूट्स भी यहां पर तैयार है। मेट्रो स्टेशनों में सिग्नलिंग, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल से संबंधित टेक्निकल रूम्स भी यहां पर तैयार कर दिए गए हैं और ये रूम्स मेट्रो परिचालन के लिए जरूरी होते हैं और इसका निरीक्षण भी आज यहां पर किया गया। और ऐसे में सवाल कि क्या कानपुर को भी जल्द मेट्रो मिलेगी? यूपीएमआरसी के निदेशक कुमार केशव कानपुर में है। मेट्रो की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। मोती झील से लेकर आईआईटी तक मेट्रो स्टेशनों का उन्होंने निरीक्षण किया। कल्याणपुर और एसपीएम मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म का भी काम पूरा हुआ है। आईआईटी, कल्याणपुर और एसपीएम के सारे टेक्निकल रूम्स भी तैयार हुए। मेट्रो स्टेशन में सिग्नलिंग, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल से संबंधित टेक्निकल रूम्स तैयार किए गए हैं और ये रूम्स मेट्रो परिचालन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। लखनऊ के रेडिसन होटल के 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और इसी होटल में ठहरी हुई थी अभिनेत्री महिमा चौधरी। लखनऊ में कैंट रोड स्थित रेडिसन होटल के 9 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल पहुंचकर संक्रमितों के संपर्क में आए अन्य कर्मचारियों के नमूने भी लिए। फिलहाल 48 घंटे के लिए होटल को सील किया गया है। पिछले 6 माह में संक्रमण के कारण 48 घंटे के लिए सील होने वाला ये पहला 3 सितारा होटल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि होटल में मिले सभी संक्रमित रसोइये हैं और इस कारण इनके जरिए अन्य में भी संक्रमण फैलने की आशंका यहां पर बनी हुई है। तो 9 लोग हैं जो यहां पर पॉजिटिव आए हैं। लखनऊ में होटल रेडिसन के 9 कर्मचारी हैं और ये सभी रसोइये बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी होटल पहुंचकर संक्रमितों के संपर्क में आए अन्य कर्मचारियों के भी नमूने लिए हैं। पिछले 6 माह में संक्रमण के कारण 48 घंटे के लिए सील होने वाला ये पहला 3 स्टार होटल है। सुरक्षा आपके संकल्प हमारा, विदेशी मेहमान की मदद। यहां कानपुर पुलिस ने विदेशी पर्यटक की मदद कर पुलिस का मान बढ़ाया। इनक्रेडिबल इंडिया उत्तर प्रदेश पुलिस, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इस आदर्श को निभाया है। शिवराजपुर पुलिस ने हमारे विदेशी मेहमान की मदद की है। विदेशी पर्यटक का खोया हुआ बैग 1 घंटे में ही पुलिस ने यहां पर ढूंढ कर निकाला है। जिस तरह से विदेशी मेहमान परेशान हो रहा था उसकी मदद यहां पर की है। जिस तरह का संकल्प भी है, एक कोट भी है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। कानपुर पुलिस ने विदेशी पर्यटक की मदद कर पुलिस का मान बढ़ाया। इनक्रेडिबल इंडिया उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसकी टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इस आदर्श को निभाया है। शिवराजपुर पुलिस ने हमारे विदेशी मेहमान की मदद की। बता दें आपको, विदेशी पर्यटक का बैग खोया था जिसे 1 घंटे में ही पुलिस ने ढूंढ निकाला। गैंगस्टर विकास दुबे की वो 4 झूठी बातें जिससे राह भटक गई थी पुलिस, और अब सब सच सामने आया है। जी हां, कानपुर का विकास दुबे बेहद शातिर अपराधी था। बिकरू में नरसंहार करने के बाद लुका छिपी का खेल खेलते वो पुलिस की गिरफ्त में आया था। तो भी उसका शैतानी दिमाग साजिश की 64 सजाए था, फरेब की चालें चल रहा था। कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद वो झूठ की चाबी से अपने बचने के दरवाजे खोज रहा था। झूठी कहानी से फरारी के सच्चे सबूतों को मिटाना चाहता था ये। मुठभेड़ में मारे जाने से पहले उसने पुलिस और एसटीएफ को वारदात के बाद फरार होने की जो कहानी सुनाई थी वो झूठी निकली। सोमवार को पकड़े गए उसके मददगारों से पूछताछ में ये झूठी निकली कहानी है। पुलिस अब तक विकास दुबे की सुनाई कहानी को सच मानकर ही चल रही थी। चार्जशीट में इसे शामिल किया गया था और उसी राह पर जांच भी आगे बढ़ रही थी। अब जब सच सामने आया तो गैंगस्टर के शातिराना अंदाज से एसटीएफ खुद भी हतप्रभ है, क्योंकि विकास दुबे जो बातें कह रहा था, जो कहानी उसने सुनाई, पुलिस ने उसे सच माना। उसी आधार पर, उसी एंगल पर
जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद जब अब इस झूठ सामने आया तो उसके बाद पूरी कलई खुल गई कि ये जो कहानियां बनाया था विकास दुबे ने वो सभी झूठी। तब चलिए इन चारों झूठ से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले झूठ नंबर 1 क्या है? विकास दुबे ने बताया था कि वारदात के बाद अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और उसने अपना मोबाइल तोड़कर गांव के किनारे पांडु नदी में फेंक दिए थे और अब तीनों के मोबाइल मददगारों को मिले हैं। मोबाइल फोन तीनों के खिलाफ पुख्ता सबूत बन सकते थे और इसलिए विकास ने इनकी मौजूदगी को ही समाप्त करने की यहाँ पर कोशिश की और ये पहला झूठ बोला कि इन तीनों के ही मोबाइल इसने नदी में फेंक दिए हैं। अब चलिए झूठ नंबर 2 क्या है वो आपको बताते हैं। विकास ने बताया था कि एक एक छोटा हथियार लेकर गांव से निकले थे। बड़े हथियार गांव के गुडक्षवत दुबे के हवाले कर दिए गए थे। हकीकत निकली कि सभी हथियार वो साथ में लेकर गया था और रसूलाबाद में मददगारों को दिए थे। झूठ का पैतरा इसलिए ताकि हथियारों की बरामदगी ना हो सके और पुलिस केस कमजोर हो जाए, इस वजह से उसने ये झूठ बोला। और चलिए अब नजर डालते हैं झूठ नंबर 3 पर। विकास ने पैदल शिवली जाने और वतन अग्निहोत्री जिससे रंजिश थी उसके घर पर रहने 5 जुलाई की सुबह कार से रसूलाबाद में जनप्रतिनिधि के घर जाने की बात उसने कही। हकीकत में वो शिवली पुल के पास छिपा हुआ था। विष्णु कश्यप कार से उसे लेकर रसूलाबाद पहुंचा और ये झूठ अग्निहोत्री को फंसाने और पुलिस को उलझाने के लिए था। तो ये अहम झूठ था जो उसने बोला था, जिसे सच साबित करने की कोशिश वो कर रहा था। अब बारी है झूठ नंबर 4 की। विकास ने बताया कि रसूलाबाद जाते समय कंजती पुलिस चौकी पर पुलिस ने उसकी कार रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चकमा देने में वो सफल रहा। लेकिन हकीकत में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। ये दाव कंजती के तत्कालीन चौकी प्रभारी को फंसाने के लिए था, जिससे वो नाराज चल रहा था और इसीलिए उसने ये चौथा झूठ बोला। तो ये 4 झूठ है जिसका खुलासा हो चुका है। यानी विकास दुबे ने जो पहले कहा था उस आधार पर पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन ये चारों ही बातें, जो चारों झूठ उसने कहा था, उस पर से अब पर्दा उठ चुका है। बढ़ते आगे, कुशीनगर में पेट्रोल पंप पर हुई 3,86,000 की लूट। बीती रात लगभग 9 बजे डीजल भरा रहे पिकअप चालक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप मालिक ने दौड़ाकर पकड़ने का उसे प्रयास किया। पेट्रोल पंप मालिक उसके पीछे भी दौड़ा था ताकि इसे पकड़ा जा सके, लेकिन गाड़ी छोड़कर लुटेरे फरार हो गए। गाड़ी में एक मोबाइल भी मिला है। पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। कसिया थाना क्षेत्र के सपहा नौका टोला स्थित पेट्रोल पंप की ये घटना बताई जा रही है। कानपुर में हुई व्यापारी से लूट का खुलासा। पुलिस ने महज 12 घंटे में यह खुलासा कर दिया। इस लूट का आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल व लैपटॉप बरामद किया गया है। कानपुर के लाटुश रोड में खरीदारी करने जालौन से आए व्यापारी कमलेश कुमार से लूट की गई थी। व्यापारी जब तक शोर मचाता तब तक अपराधी मौके से भागने में सफल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर थाना अनवरगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को पकड़कर इसे लेकर पूछताछ की। पुलिस को उसके पास से व्यापारी का मोबाइल व लैपटॉप तो बरामद हुआ और उसके पास से देशी तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस को यह बरामदगी हो चुकी है। मुखबिर की सूचना पर ही ये पुलिस ने कार्रवाई की। जहां पुलिस ने युवक को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसके पास से व्यापारी का मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जेके हॉस्पिटल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे के इलाज के दौरान धमकी दी गई, जहर का इंजेक्शन लगाने की धमकी दी गई। डॉक्टर और स्टाफ ने मुझसे मारपीट की। तीमारदार ने 112 पुलिस को भी सूचना दी थी। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली पहुंची है, जहां पर अब इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बस्ती में जेके हॉस्पिटल के डॉक्टर पर यह गंभीर आरोप लगा है कि बच्चे के इलाज के दौरान उसने धमकी दी जहर का इंजेक्शन लगाने की, जिसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई है। 112 पुलिस को सूचना भी दी गई तीमारदार द्वारा और अब पुलिस ने दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली पहुंची है। पूछताछ दोनों से जारी है। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में अस्पताल में मारपीट की गई है। बहराइच का बालार्क चिकित्सालय अब जंग का अखाड़ा बन चुका है। बहराइच का मेडिकल कॉलेज जंग का अखाड़ा बना है। एक ई रिक्शा चालक को कई युवकों ने इमरजेंसी के सामने पीटा। किराए के पैसे को लेकर ई रिक्शा चालक और ई रिक्शे पर सवार होकर जो युवक आए थे उनके बीच में यहाँ पर विवाद हुआ। मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही दबंग युवकों ने ई रिक्शा चालक को यहाँ पर पीटा। काफी देर अस्पताल परिसर में मारपीट का यह हंगामा चलता रहा। और चलिए